पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, कोहलर और स्किनर के बिना यूपीटेट का पेपर कभी आज तक बना ही नहीं। अगर आज आपने ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो मिस कर दिए तो समझिएगा आपने एग्जाम में से बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो मिस कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर कॉपी पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए और हो जाइए रेडी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सुल्तान चिंपैंजी की सूझ से लेकर स्किनर के पुनर्बलन तक की कहानी के जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो कि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का था वो हम कल आपको दे चुके हैं। यदि आपने उसे मिस कर दिया है तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जहां पर हम 51 से 100 क्वेश्चन तक जो है वो इस में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संगठन के नियम में यहाँ पर कौन शामिल है? समानता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें यहाँ पर गेस्टाल्ट वाद ने बताया था कि हमारा जो दिमाग होता है वो चीजों को समान, निकट या निरंतर होने के आधार पर संगठित करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। किसी छात्र को अच्छे अंक लाने पर छात्रवृत्ति देना यहाँ पर किस प्रकार का उदाहरण रहेगा? ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक या माध्यमिक पुनर्बलन का या फिर दंड का? तो देखिए किसी छात्र को जब अच्छे अंक लाने पर छात्रवृत्ति देना, यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा द्वितीयक या माध्यमिक पुनर्बलन का। सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इसमें उत्तर। आगे देखिए, कोहलर के प्रयोग में डंडों को आपस में जोड़ना क्या दर्शाता है? शारीरिक शक्ति, यांत्रिक जुड़ाव, प्रत्यक्षीकरण और सूझ संयोग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोहलर के प्रयोग में डंडों को आपस में जोड़ना जो है वो प्रत्यक्षीकरण या सूझ, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। यहाँ पर चिंपैंजी जो था वो कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी ने क्या किया था? डंडों को आपस में जोड़ करके एक लंबी छड़ी बनाई थी जो उसकी सूझ का एक प्रमाण यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर शिक्षण मशीन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? सिडनी प्रेसी, स्किनर, पावलोव या कोहलर? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिडनी प्रेसी। जी हाँ, इसे बनाने या इसके निर्माण की बात होती है तो यहाँ पर नाम आएगा सिडनी प्रेसी। पर ध्यान रखिएगा इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य जो किया था वो किया था स्किनर ने। सबसे पहली शिक्षण मशीन जो थी उस सिडनी प्रेसी ने 1920 के दशक में बनाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1920 के दशक में से बनाई थी। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न आता है, सीखना अभ्यास या त्रुटि नहीं बल्कि अचानक आई सूझ है ना। सीखना अभ्यास या त्रुटि नहीं बल्कि अचानक आई सूझ है, यह कथन किसका विरोध करता है? गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या संज्ञानवाद का? तो यहाँ पर हम इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी, व्यवहारवाद, थार्नडाइक का। आगे लेते हैं प्रश्न, स्किनर ने किस पक्षी पर पुनर्बलन के सफल प्रयोग किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर बात की जाए स्किनर ने कौन से पक्षी पर पुनर्बलन के सफल प्रयोग किए थे? कबूतर, गोरैया, कौवा, बाज? इनमें से बात की जाए तो यहाँ पर स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किए थे। आपको सभी को ध्यान होगा, पर चूहों के बाद में स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो किए थे कबूतरों पर। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। और उन्होंने कबूतरों की ट्रेनिंग के लिए भी पिंजरे बनाए थे। आगे लेते हैं प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है कौन से प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी माना जाएगा? यहाँ पर मंद बुद्धि बालक के लिए, तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए? तो यहाँ पर बात की जाए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो होगा वो तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बालकों के लिए यहाँ पर जो होगा वो उपयोगी होगा, क्योंकि सूझ के लिए उच्च मानसिक चिंतन की आवश्यकता होती है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसीलिए यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक प्रभावी यहाँ पर रहेगा। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत में विलोपन कब होता है? तो जब दंड दिया जाए, जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए, या फिर जब अभ्यास ज्यादा हो जाए, डी है जब थकान हो जाए।
तो यहाँ पर बात करेंगे स्किनर के सिद्धांतों में विलोपन कब होता है, तो निश्चित रूप से जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाता है, जो कि है बी विकल्प में। तो यहाँ पर बात की जाए जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया है, इसके लिए हम थोड़ी सी इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिए, यदि चूहा जो था स्किनर के प्रयोग में वो लीवर दबाए और उसे बार बार भोजन, यानी कि भोजन क्या है, पुनर्बलन है उसके लिए, तो वो भोजन से मिलता था, है ना। पर यदि वो बार बार लीवर को जब दबाएगा और उसे पुनर्बलन यानी कि भोजन नहीं मिलेगा, तो एक कंडीशन ये आएगी कि वो फिर क्या करेगा, लीवर को दबाना छोड़ ही देगा। तो वहां पर उसके जो व्यवहार था उसमें निश्चित रूप से विलोपन हमें देखने को मिलेगा, है ना। लीवर को छोड़ देगा मतलब लीवर का विलोपन वहां पर हो गया। तो आगे देखिए, गेस्टाल्टवाद का उदय किस देश में हुआ था, तो यहाँ पर बात की जाए अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से जर्मनी में जो था वो गेस्टाल्टवाद का उदय यहाँ पर हुआ था। टोकन इकोनॉमी किस अधिगम सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है? कोहलर का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन या थार्नडाइक का सिद्धांत है। तो देखिए, यहाँ पर टोकन इकोनॉमी की बात की है तो यहाँ पर ये आधारित होगा स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। जी हाँ, टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा, जब हमारे व्यवहार में कोई सुधार होता है और सुधार के लिए कोई हमें या तो कोई स्टार देते हैं, कोई टोकन देते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा उत्तर। स्किनर के अनुसार यदि एक छात्र कक्षा में प्रश्न का सही उत्तर देता है और शिक्षक उसे बहुत अच्छा कहता है, तो यह उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन का, प्राथमिक पुनर्बलन, सामाजिक पुनर्बलन या फिर दंड का, तो यहाँ पर इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाता है। स्किनर के अनुसार जब छात्र कक्षा में प्रश्न का सही उत्तर दिया और शिक्षक ने उसे बहुत अच्छा किया, मतलब एक अच्छा शाबाशी शिक्षक ने उसे दी, तो निश्चित रूप से बच्चा थोड़ा सा उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा। तो ये एक यहाँ पर सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। सामाजिक पुनर्बलन के अंदर प्रशंसा, मुस्कुराना, शाबाशी देना, ये इसमें आते हैं, जो कि छात्र के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से ये चीजें बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, चिंपांजी के सामने ऐसी समस्या रखी गई जिसका समाधान उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन उसने औजारों, डंडे और बक्से का उपयोग करके उसे सुलझा लिया। यह अधिगम कैसा है? यांत्रिक, सूझ के द्वारा, रटकर, अनुकरण के द्वारा। तो देखिए, सूझ के द्वारा अधिगम यहाँ पर जो चिंपैंजी था उसने किया था, है ना। जब जीव अपने आसपास उपलब्ध साधन और लक्ष्य के बीच में संबंध को समझ लेता है तो वह अपनी सूझ का प्रयोग वहां पर करता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का आधार क्या है? कॉलर का गेस्टाल्टवाद, थार्नडाइक का संबंधवाद, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन या वाटसन का व्यवहारवाद। तो इनमें से यदि हम देखें तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का आधार यहाँ पर जो होगा वो होगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जी हाँ, ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। कॉलर के सूझ के सिद्धांत में समस्या की संरचना का क्या महत्व होगा? समस्या जितनी जटिल होगी सूझ उतनी जल्दी आएगी। समस्या के सभी भाग सामने होने पर सूझ आसानी से विकसित होती है। समस्या का कोई महत्व नहीं है, समस्या अदृश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए क्या उत्तर आप चुनेंगे, आप अपना उत्तर भी जरा कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर समस्या की संरचना का क्या महत्व होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा, समस्या के सभी भाग सामने होने पर सूझ आसानी से विकसित होती है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम समस्या की संरचना के महत्व को समझ पाएंगे। स्किनर के क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ है वातावरण के द्वारा क्रिया करवाना, स्वयं के द्वारा की गई क्रिया जिसका परिणाम वातावरण में प्रभाव डाले, दबाव में की गई क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ ऑप्शन बी, स्वयं के द्वारा की गई क्रिया जिसका परिणाम वातावरण में प्रभाव डालता है, उसी को हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे अंधा अनुकरण की तुलना में श्रेष्ठ माना है? रटने को, प्रयास एवं त्रुटि को, समझ और सूझ को या फिर अभ्यास को? तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
अंधा अनुकरण की तुलना में किसे श्रेष्ठ माना है? तो वो माना है यहाँ पर समझ और सूझ को। ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन क्या करता है? तो ऋणात्मक पुनर्बलन यहाँ पर क्या करता है? व्यवहार की दर को घटाता है, व्यवहार की दर को बढ़ाता है, व्यवहार को समाप्त कर देता है या भ्रम पैदा करता है? देखिए, स्किनर के अनुसार यहाँ पर ऋणात्मक पुनर्बलन जो होता है वो निश्चित रूप से व्यवहार की दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, पुनर्बलन चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, दोनों ही व्यवहार को बढ़ाते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन किसी अप्रिय चीज को हटा करके व्यवहार को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। सुल्तान पर किए गए प्रयोगों का संकलन कॉहलर ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, या फिर बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। और कोहलर ने ये जो पुस्तक थी ये 1917 में यहाँ पर उन्होंने दी थी और जिसमें इन्होंने प्रयोगों का वर्णन किया था। आगे लेते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है प्रशंसा, धन, भोजन एवं पानी या ग्रेड। तो प्राथमिक पुनर्बलन के उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर होगा भोजन एवं पानी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। वे चीजें जो हमारी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करती, जैसे भूख, प्यास, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। आगे देखिए, अधिगम अचानक होता है ना कि धीरे धीरे। यह विश्वास किसका है? व्यवहारवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, मानवतावादियों का या संरचनावादियों का? तो इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादियों का ये विश्वास है। तो ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। चलिए, स्किनर बॉक्स में लीवर का दबना क्या है? उद्दीपक, पुनर्बलन, अनुक्रिया, विलोपन। तो यहां पर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रिया। ऑप्शन सी, अनुक्रिया रिस्पॉन्स यहां पर होगा क्योंकि चूहे के द्वारा लीवर दबाना एक उत्सर्जित अनुक्रिया यहां पर है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का एक अन्य नाम क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहां पर है कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन या वर्दीमर। इनमें से ऑप्शन सी कर्ट लेविन जो होगा वो यहां पर उत्तर बनेगा क्योंकि कर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवाद से प्रभावित होकर फेल्ड थ्योरी दी थी जिसे कभी कभी श्रेणी में रखा जाता है। छात्र को किसी कार्य के पूरा होने पर तुरंत फीडबैक देना स्किनर के किस नियम का पालन करता है? अभ्यास का नियम, तत्काल पुनर्बलन का नियम, विलोपन का नियम, आत्मीकरण का नियम। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ में तत्काल पुनर्बलन का नियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, आयु, लंबाई। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में लंबाई। ये यहाँ पर अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शारीरिक लंबाई का सूझ और बौद्धिक समाधान से सीधा संबंध नहीं होता है। स्किनर के अनुसार व्यवहारों का वह समूह जो किसी विशेष परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार या अनुबंधित व्यवहार। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो कहलाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है वह होता है जो किसी परिणाम जैसे भोजन आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सीखने वाला सक्रिय होता है, यह किस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, विकल्प बी और सी दोनों। तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, जिसमें बी और सी दोनों दिए हैं, तो यहाँ पर सूझ और क्रिया प्रसूत दोनों इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में प्रेग्नेंज का नियम क्या है? रटने का नियम, स्पष्ट और सरलता का नियम, दंड का नियम, विस्मृति का नियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्पष्टता और सरलता का नियम। जी हाँ, स्पष्टता और सरलता का नियम जिसमें हमारा मस्तिष्क सूचनाओं को सबसे सरल और व्यवस्थित रूप में यहाँ पर ग्रहण करता है। अगला प्रश्न आता है, स्किनर ने प्रसार और सुदृढ़ीकरण के कितने मुख्य प्रकार बताए हैं? 2, 4, 6, 8। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में 4। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा और ये मुख्य रूप से 4 जो होते हैं ये निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल, अपरिवर्तनीय अनुपात और परिवर्तनीय अंतराल।
पर ये बताए हैं। गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए बालक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ कौन सा सिद्धांत लागू होता है? क्रय प्रसूत, सूझ, शास्त्री या प्रयास एवं त्रुटि। तो यहाँ पर बात की जाए गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए बालक को जो बुद्धि अपनी प्रयोग में लानी पड़ती है, यहाँ पर सिद्धांत लागू हो जाता है, सूझ का सिद्धांत है। ऑप्शन जो भी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि जब हमारा दिमाग जटिल और मानसिक समस्याओं का हल करता है तो वो सूझ के सिद्धांत को यहाँ पर लागू होता है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आता है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में अनुबंधन किसके बीच होता है? उद्दीपक, उद्दीपक की अनुक्रिया, पुनर्बलन, उद्दीपक अनुक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनुक्रिया और पुनर्बलन। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा सक्रिय अनुबंधन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। कोलर का चिंपैंजी सुल्तान किस प्रजाति का था? गोरिल्ला, औरंगुटन, चिंपैंजी या लंगूर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो आता है वो आता है कोलर का चिंपैंजी जो सुल्तान था वो यहाँ पर चिंपैंजी प्रजाति का था। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। कोलर ने विशेष रूप से चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, है ना। और क्यों किए थे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता मनुष्यों के निकट होती है। आगे देखिए शिक्षण की इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद या प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन बी के साथ में बनेगा यहाँ पर उत्तर। पूरी इकाई को एक समग्र के रूप में देखना गेस्टाल्टवाद की यहाँ पर देन है। पिंजरे में बंद चूहे को भोजन तब मिलता है जब वह लीवर दबाता है। यहाँ भोजन क्या है? नकारात्मक पुनर्बलक है, सकारात्मक पुनर्बलक है, तटस्थ उद्दीपक है, दंड है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में सकारात्मक पुनर्बलक। कोहलर के सूझ सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या मानी जाती है? यह मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी नहीं, इसमें बहुत कम समय लगता है, यह केवल जानवरों पर लागू होता है या रटने पर जोर देता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यह मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कौन सा है? सूझ का सिद्धांत है, और इसमें उच्च चिंतन की जो होती है आवश्यकता होती है, इसलिए कम बुद्धि वाले बालक इसे आसानी से नहीं अपना पाते, नहीं समझ पाते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। विलोपन की प्रक्रिया के बाद यदि चूहा फिर से अचानक लीवर दबाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति या अनुबंधन। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन सी के साथ में स्वतः पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम यदि सुखद हो तो व्यवहार की शक्ति बढ़ जाती है। यह थार्नडाई के किस नियम का परिष्कृत रूप है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का या बहु अनुक्रिया का नियम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो होता है ऑप्शन सी के साथ में प्रभाव का नियम। ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में चिंतन का स्वरूप होता है रेखीय, समस्या उन्मुख, यंत्रवत, यादृच्छिक। तो यहाँ पर हम कहेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में चिंतन का जो स्वरूप होता है वो होता है समस्या उन्मुख। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कोलर का ऐसा मानना था कि हमारा जो अधिगम होता है वो तब शुरू होता है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है और वो उसे हल करने का प्रयास जब करता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हुआ। नकारात्मक पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी अवांछनीय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार बढ़ाना, बालक को कष्ट देना, व्यवहार को स्थायी रूप से रोकना, पुरस्कार वापस लेना। तो यहाँ पर हम कहेंगे नकारात्मक पुनर्बलन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसी अवांछनीय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा उत्तर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है। देखिए सीखने की क्षमता मुख्य रूप से किस चीज पर निर्भर करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रजाति, बुद्धि के स्तर, परिस्थिति की प्रकृति, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ में उपरोक्त सभी। देखिए कॉलर ने जब माना था कि जैसे चिंपैंजी है, व्यक्ति की बुद्धि और समस्या की स्पष्टता, ये तीनों ही यहाँ पर सीखने की जो गति होती है उसको तय करते हैं। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया उसमें भोजन का गिरना क्या कहलाता था? अनुबंधित उद्दीपक, पुनर्बलक, स्वाभाविक अनुक्रिया या विलोपन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी के साथ में पुनर्बलक। भोजन वो तत्व है
जो चूहे को दोबारा लीवर दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए भोजन यहाँ पर एक पुनर्बलक होगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम के किस सोपान पर सर्वाधिक बल दिया? अनुकरण, अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण या रटना? तो यहाँ पर है प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, ये हमारा उत्तर होगा। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है चीजों को उनके वास्तविक और पूर्ण रूप में देखना, जो कि सूझ के लिए अनिवार्य भी होता है। अगला देखिए, अभिक्रमिक अनुदेशन में छात्र को तुरंत परिणाम का ज्ञान होता है, ऐसा स्किनर ने क्या कहा? स्वगतित, तत्काल पुष्टि, छोटे पद, सक्रिय सहभागिता? तो यहां पर इसे कहा था तत्काल पुष्टि। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। हाँ, जैसे छात्र सही उत्तर को चुनता है उसे पुष्टि मिल जाती है, तो ये पुनर्बलन का कार्य यहाँ पर होता है। कॉलर के प्रयोग में जब सुल्तान ने 2 छड़ियों को जोड़कर केले प्राप्त किए थे, तो वो प्रोसेस यहाँ पर क्या थी? आकस्मिक सफलता, संज्ञानात्मक संगठन, शारीरिक कौशल, अंधा प्रयास? तो यहाँ पर हम कहेंगे संज्ञानात्मक पुनर्गठन। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा उत्तर। अपने दिमाग में उपलब्ध साधनों के अर्थ को बदलना, उन्हें नए तरीके से जोड़ना ही संज्ञानात्मक पुनर्गठन होता है। स्किनर के अनुसार सतत पुनर्बलन सबसे उपयोगी है। नए व्यवहार को सीखने की शुरुआत में, व्यवहार को स्थायी बनाने के लिए, व्यवहार के विलोपन के लिए, परीक्षा के समय? तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा, नए व्यवहार को सिखाने की शुरुआत में, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे ही हम शुरुआत में किसी को सिखाते हैं और वो सही क्रिया जब करता है तो हम उसे देते हैं इनाम। तो यहाँ पर बच्चा इस चीजों से जल्दी सीखता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के नियम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले दिए गए थे? अधिगम, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में प्रत्यक्षीकरण। वर्दीमर ने सबसे पहले देखने के जो नियम थे उन पर काम किया था, बाद में कॉलर ने अधिगम पर इन्हें लागू किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। एक चूहा भूखा होने पर पिंजरे में इधर उधर घूमता है, स्किनर के अनुसार यह व्यवहार है? प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, अनैच्छिक व्यवहार? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, कॉलर का सिद्धांत समस्या समाधान की किस विधि का समर्थन करता है? तो यहाँ पर है प्रयत्न, भूल, वैज्ञानिक विधि, रटने की विधि, व्याख्यान विधि? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में वैज्ञानिक विधि। आगे लेते हैं, स्किनर के वर्गीकरण के अनुसार भोजन, पानी और नींद किस प्रकार के पुनर्बलक हैं? तो माध्यमिक, धनात्मक और प्राथमिक, ऋणात्मक या फिर सामाजिक पुनर्बलक? तो यहाँ पर हम कहेंगे ये धनात्मक और प्राथमिक पुनर्बलक हैं, क्योंकि भोजन और पानी जो होते हैं ये प्राथमिक पुनर्बलक के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्ट शब्द का उदय किस भाषा से हुआ? लैटिन, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी? तो यहां पर गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। तो यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हो जाएगा हमारा उत्तर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है, स्किनर और कॉहलर के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? स्किनर व्यवहारवाद पर आधारित है, जबकि कॉहलर संज्ञानवाद पर। स्किनर पशुओं पर जोर देता है, कॉहलर नहीं। स्किनर अभ्यास पर जोर देता है, कॉहलर नहीं। डी है कोई अंतर नहीं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। स्किनर व्यवहारवाद पर आधारित है, कॉहलर संज्ञानवाद पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज के हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन जो थे वो होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पर आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के थर्ड पार्ट